हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जो आपका 9th क्लास का एसएसटी का जो पहला लेसन है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में जो पिछले क्लासेस जो आपकी लगी हैं, पिछले जो लेक्चर हुए, उसी प्रक्रिया में आज हम जो फ्रांस की क्रांति है जो 1789 में हुई, 1789 में उस फ्रांस क्रांति के होने के जो कारण हैं उनके बारे में पढ़ने लग रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे लेसन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हुए जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति होने के बाद जब आधुनिक वर्ल्ड की बात करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, उसके अंदर फ्रांस की क्रांति का एक अपना महत्व है। और जितनी भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो उसके अंदर फ्रांस की क्रांति पर या फ्रांस के अलावा दुनिया में जितनी भी देशों में क्रांति हुई, जैसे रूस की क्रांति अगर बात करें, अमेरिका की क्रांति की बात करें, या फिर इंग्लैंड में जो क्रांति हुई उसकी बात करें, तो और फ्रांस की क्रांति, इन चार क्रांतियों की अगर विशेष तौर पे बात करें तो जो फ्रांस की क्रांति है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। उस क्रांति के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा। और ये क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं थी। इस क्रांति के ने पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक राष्ट्रवाद का विचार भी दिया था, और उन दो लोगों के सामने ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं और ऐसे ऐसे तरीके लोगों के सामने दिए कि के आदर्श के रूप में स्थापित किए, जिनको वो अपना कर दुनिया के अंदर अपना अस्तित्व स्थापित कर सकें। और जो उनकी पुरातन व्यवस्था का बच्चों मतलब ये होता है जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर शोषण छिपा है, जिसके अंदर गरीब मजदूर के अधिकारों की अवहेलना की गई, महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया। तो इससे संबंधित जितनी भी पुरातन व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं को कैसे ख़त्म किया जाए और इनको ख़त्म करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, और उन व्यवस्था को ख़त्म करने के उपरांत के बाद नई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो ढांचा, जो आकार या एक आदर्श के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में फ्रांस की क्रांति का अपना ही एक अपने स्थान पर अपना एक महत्व है, जिसको दुनिया के और देशों ने फ्रांस की क्रांति के बाद और यूरोप के विशेष तौर पे देशों ने उसको अपनाया और एक आदर्श के रूप में उस फ्रांस की क्रांति को देखा। तो उसी फ्रांस की क्रांति के बारे में हम ये 9th क्लास का जो पहला लेसन है इसके अंदर हम पढ़ने लग रहे हैं। और इसके अंदर ही एक प्रक्रिया है कि जो राजनीतिक कारण है, ऐसे कौन से राजनीतिक कारण है जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण का जो राजनीतिक स्वरूप कैसा था, पुरातन व्यवस्था कैसी थी फ्रांस की, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले उसका जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद अगर किसी का होता था तो राजा का होता था। और उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय जो राजा था वो था लुई सोलवे नाम का राजा होता था। और बच्चों, आपने इससे पहले आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी, 7th में भी आपने मौर्य साम्राज्य का नाम सुना होगा, आपने मुग़ल साम्राज्य का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी साम्राज्य के बारे में सुना होगा। तो बच्चों, ये जो मौर्य साम्राज्य था या फिर मुग़ल साम्राज्य है, उसी प्रकार जो लुई सोलवे था, इसका जो वंश था या साम्राज्य जिनकी बात करते तो बुर्बो वंश, जैसे मौर्य वंश होता है उसी प्रकार लुई सोलवे था, इसका जो वंश था वो था बुर्बो वंश था, वंश से ये संबंध रखता था। और लुई सोलवे जब फ्रांस की क्रांति उस समय क्या था, राजा। तो राजा के बारे में, रहन सहन के बारे में अगर बात करते हैं तो राजा बड़ा विलासी था। विलासी का मतलब होता है ऐशो आराम, अपनी सुख सुविधाओं को तो देखता है, अपना ये भौतिक वस्तुओं का उपभोग भी करता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से जनता के बारे में नहीं सोचता है, जनता के शोषण के बारे में या जनता की हालात कैसे हैं, जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह के प्रशासनिक सुधार होने चाहिए, और ऐसी कौन सी व्यवस्था या सुशासन स्थापित किया जाए जिसकी वजह से फ्रांस की जनता खुश रहे, इस तरह की जो भी प्रक्रियाएं उनके बारे में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। कौन? लुई सोलवे। उसके बाद है ये जो बास्तिल का महल आएगा जहाँ पर वो राजा रहता था। और एक बात और, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उस समय आप एक चीज़ और पढ़ोगे, बास्तिल का महल है, वहाँ पर एक जेल थी।
कारागार जिसको बोलते हैं, जेल है, उसको वहाँ के लोगों ने जब अराजकता फैली, जब लोग अपने अपने हथियार लेके किसान अपना मतलब जिनके जो खुद के औजार होते, जिनकी वजह से वो अपना काम करते थे, अपना रोजी रोटी करते थे, जिन हथियारों औजारों से, उनको ही हथियार बना के वो बास्तिल के महल पर आक्रमण करते हैं, उस पर धावा बोलते हैं और जाके वहाँ पर जो जेल में जो कैदी थी उन कैदियों को भी छुड़ाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया आगे जाके जब प्रगति होगी या फ्रांस की क्रांति जब होगी उस समय की ये घटना आगे हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ और बता दें, हम नेपोलियन के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक इतना शक्तिशाली बहादुर योद्धा था, सम्राट बना जो 1804 में, और उसने एक कानून को भी बनाया जिसको धीरे धीरे पूरे यूरोप के देशों ने भी स्वीकार किया। और इससे पहले जो आपके सामाजिक कारण बताए तो बच्चों उसमें एक चीज़ जो बताया था, 3 वर्ग जो फ्रांस की क्रांति में थे उस समय एक बात और कि मध्यम वर्ग नहीं था। मध्यम वर्ग के बच्चों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, उसके बाद पैसा भी होता है, उसके पास समय भी होती है और उनके पास समय भी होता है। और दुनिया के जितने भी आज़ादी का इतिहास अगर देखोगे तो जो भी क्रांति करने में या देश को आज़ादी दिलाने में या आंदोलन करने में सबसे ज़्यादा भूमिका मध्यम वर्ग की रही है। और नेपोलियन के आने के बाद मध्यम वर्ग उभर के आया, जिसने फ्रांस तक सीमित नहीं पूरी दुनिया में प्रभावित किया और एक आदर्श दिया कि मध्यम वर्ग को जो चाहे, जो शोषणकारी व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंक सकता है। नेपोलियन के बारे में सोचते हैं तो ये वो मध्यम वर्ग से संबंध रखता था, फ्रांस का ये रहने वाला था। 1804 में ये सम्राट बना और 1804 में इसने संहिता बनाई। संहिता का मतलब होता है नागरिक संहिता, संहिता का मतलब तो कानून बनाए और जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना गया। और एक चीज़ और बच्चों, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसी के दौरान वहाँ की जो मुद्रा थी, वो मुद्रा का क्या नाम था, लिवरे नाम की वहाँ पर मुद्रा थी। और ये 1789 में जो स्टेट जर्नल भी एक व्यवस्था होती थी राजनीतिक व्यवस्था में, अगर बात करें जिस प्रकार संसद होती है ना, उसी प्रकार एक स्टेट जर्नल थी जिसको जन प्रतिनिधि सभा संस्था कहते थे। लेकिन ये नाम मात्र की थी, इसकी जो इसमें प्रतिनिधि तो होते थे जो जनता का नेतृत्व करके राजा के साथ बैठते थे, लेकिन राजा किसी भी प्रकार से इनकी नहीं सुनता था। अब तक इसकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, जिससे भी लोगों के जो अधिकार है या जिस लोगों की आवश्यकता है या जो लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है अपनी दिनचर्या या अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बैठकें नहीं हुई थी जो स्टेट जर्नल के द्वारा बुलाई गई थी। उसी समय अगर राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो जो महिलाएं थीं, महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, उनका शोषण किया जाता था। महिलाओं ने इस समय भी एक आंदोलन किया बच्चों, और वो आंदोलन का स्वरूप ये रहा था कि महिलाओं ने ये कहा था कि जब महिलाएं खेतों में, घर में, फैक्ट्रियों में वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके हर सुख दुख में साथ देती है, तो राजनीतिक अधिकारों की जब बात होती है तो महिलाओं को क्यों नहीं राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और महिलाओं को वोट का अधिकार भी क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए स्पेशल महिलाओं ने, विशेष तौर पर महिलाओं ने अपने संगठन बनाए, अपनी पत्रिकाएँ निकाली, अखबार निकाले और उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए क्या बात उठाई थी। और उन बातों को रखते हुए उन्होंने एक इस क्रांति के बाद एक महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की भी घोषणा की थी, जिसके द्वारा उन्होंने बताया था कि परमात्मा ने सबको समान बनाया है तो महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए और इस शोषणकारी जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था फ्रांस है, इसको भी समाप्त किया जाए। उसके बाद आते हैं नागरिक अधिकार। इन नागरिक अधिकार को बात करते हैं तो बच्चों राजनीतिक रूप से राजा, सामंत और पादरी, ये 3 वर्ग ऐसे थे जो कर भी नहीं देते थे, साथ साथ सारे अधिकार इनके पास होते थे। जो गरीब है, मजदूर है, छोटे किसान है या कृषक है, ये या फिर छोटे व्यापारी है, इनको किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था, ये किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनको वोट का अधिकार भी नहीं था। तो नागरिकों को भी अधिकार से वंचित, महिलाओं को भी अधिकार से। राजा है वो विलासी है, और आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, जो सामाजिक व्यवस्था पढ़ता है कि जो राजा है, राजा की पत्नी का क्या नाम था, एंतो एनत।
राजा है उसकी पत्नी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रिया की थी, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से राजा के जो कार्य थे उसके अंदर क्या, उसके अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसकी वजह से लोगों के आवश्यकताओं और लोगों की जो सुख सुविधा है उसकी उपेक्षा की गई, उनको अधिकारों से हर चीज़ से वंचित किया गया। मतलब राजा के ऊपर एंटोइनेट जो रानी है उसका प्रभाव था और वो किसी भी प्रकार से लोगों के बारे में नहीं सोचते थे जो आम जनता थी। शोषण की प्रवृत्ति की अगर बात कर रहे थे तो किसान जो होते थे, मजदूर, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता था और उस प्रत्यक्ष कर में को राजा से देना पड़ता था और अप्रत्यक्ष कर है वो किसको, पादरी को या चर्च को दिया जाता था। और उस समय सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल जो करते थे वो तम्बाकू और पाव रोटी थी और इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्या, कर या टैक्स लगाया जाता था। एंटोइनेट के बारे में बताया, वो उसकी रानी थी। तम्बाकू पाव रोटी है उसके दाम बढ़े और तत्कालिक जो घटना है, जो तत्कालिक जो हालात हैं वो इतने बड़े हो गए थे, वहाँ पर अकाल भी पड़ा और पाव रोटी है, तम्बाकू है या फिर जो भी आवश्यक की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, जिससे गरीब जनता परेशान हो गई और ये राजनीतिक कारण के रूप में एक कारण उभर के आया, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति होने के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो आपको पहले ही बताया था, जो फ्रांस की क्रांति है उसको के होने में केवल एक कारण शामिल नहीं है। कोई भी कार्य जब होता है तो उसके पीछे अगर विशेष तौर पे क्रांति की बात करें तो राजनीतिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और कुछ पुरातन व्यवस्था भी होते हैं। मतलब जो व्यवस्थाएं चली हुई है उनको बदलने के लिए काम करते हैं। क्योंकि आपको पहले बताया था क्रांति का अर्थ क्या है। क्रांति का मतलब ये होता है बच्चों, जो पहली वीडियो में बताया था, पहले लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें, कि क्रांति उस व्यवस्था का नाम है जो एक राजनीतिक व्यवस्था चली हुई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए बड़े स्तर पे जब प्रयास किए जाते हैं तो उसको हम क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति में खून खराबा भी हो सकता है, हिंसा भी होती है और अहिंसा भी हो सकती है, वो सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। लेकिन क्रांति का मतलब ये होता है जो व्यवस्था चल रही है उसको बदलने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाएं। तो बच्चों आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या हुए और राजनीतिक कारण पर आज चर्चा की। कल हम इसके आगे के जो कारण हैं उनके बारे में, पुरातन व्यवस्थाएँ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।